हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, कल तक हमने पढ़ा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, तो आज भी उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कल तक हमने पढ़ा कि कैसे कैसे उसको एबॉलिश्ड ख़त्म किया गया, आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 35A को, कैसे कैसे जो कि बिल थे जो पास किए गए एक्ट के रिलेटेड, वो किसने पास किए गए, कौन कौन सी डेट को पास किया गया। तो ये सब हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया है पार्ट 1 में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे विजिट करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट तभी ये आपको वीडियो समझ आएगी। क्लियर। तो इसमें जो सेक्शन की बात थी, 103 सेक्शंस थे जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं। आपका जो एग्ज़ाम है इसमें आपको सेक्शन के बारे में आपको कोई MCQs ऐसा उठा दिया जाएगा कि कौन सी चीज़ किस सेक्शन में है, तो आपको इम्पॉर्टेंट हम करवाएंगे। तो चलिए, नोट्स पे जो मैंने बनाए हैं इन पे नज़र डालते हैं। तो आज के वीडियो में हम पार्ट पे आ जाते हैं, तो डिटेल में डिस्कशन करें। जब आपके पार्ट सेक्शन ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद पार्ट आपके इसके 5 पार्ट हैं। तो उसके बाद हम थोड़ा और ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 370 क्या था, आर्टिकल 35 क्या था, और पहले क्या था और अब क्या चेंजेस आई, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग सेक्शन वाइज। ठीक है, सेक्शन को कंप्लीट करके उसके बाद वो चीज़ें हम नज़र में करेंगे। चलिए, आज का जो है लेक्चर हमारा करते हैं स्टार्ट। पार्ट 2, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी जिन्होंने रिवोक कर दिया आर्टिकल 370 को ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके द्वारा? प्रेसिडेंटल ऑर्डर के द्वारा, जो कि 1954 में मिला था JNK को स्पेशल स्टेटस। ठीक है, उसको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 370 को। Specified some article of the Indian Constitution to be applied to the state removal or restriction। कुछ आर्टिकल थे जो कि अप्लाई कर दिए गए उस पे JNK यूटी में, तो उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जो कौन कौन सी इमरजेंसी के आर्टिकल थे। पार्ट 1 अब आ जाता है आपका। पार्ट 1 आपका आ जाता है प्रीलिमिनरी। अब सेक्शन 103 है, तो पहली सेक्शन क्या बोलती है? पहली सेक्शन आपकी सिर्फ यही बताती है कि टाइटल, ठीक है, टाइटल जो कि एक्ट का, किसका टाइटल? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। सेक्शन फर्स्ट में याद रखना है क्या बात की गई है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 बताती है, डेफिनेशन देती है किस चीज़ की? लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ JNK। जो JNK आपने पहले भी बता दिया है, अब ये जानने का टाइम आ गया है कि कौन सी बात किस सेक्शन में हुई थी। ठीक है, तो ये एक आपको बहुत ही डिटेल कंसेप्ट पता चलेगा इससे। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स की लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ JNK। ठीक है, LG मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 239। इस जो LG होंगे, हमारे प्रेसिडेंट होंगे, वो अपॉइंट करेंगे किसको? वो अपॉइंट करेंगे आपके LG को। ठीक है, LG का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी। यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किस आर्टिकल के तहत करेगा? वो आपका 239 के। तो 239 ए एक आर्टिकल की कोई बात थी, तो बताइए, उसका कमेंट में बताइए, हमने पढ़ा था। तो उसका ये था कि जो आर्टिकल 239 था ए है, उसमें सिमिलर माना गया था उसको पुडुचेरी के साथ, JNK यूटी को। तो यहीं पे वो बात आती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है कि लॉ बनाना। ठीक है, तो वो ये पावर सिर्फ आपकी जम्मू कश्मीर यूटी के पास है, ना कि लद्दाख के पास। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर आपका आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका सेक्शन 3 है। तो चलिए, इसमें क्या बात है? देखिए, इसमें जो बात की गई है वो की गई है रीऑर्गेनाइजेशन की, स्टेट की, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी पहले, उसको रीऑर्गेनाइजेशन कैसे किया गया। सेक्शन 3 बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। कौन सा सेक्शन बताता है कि जो फॉर्मेशन हुई, जो ब्लैक ब्लैक लिखा है आप इसको भी
पढ़ के समझ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि जब फॉर्मेशन हुई यूटी की, किसकी, लद्दाख की, विदाउट लेजिस्लेचर, और उसको 2 डिस्ट्रिक्ट दी गई, कौन सी, करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट दे दी गई, ठीक है। सेक्शन 4 ऐसे ही बताता है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर के साथ, और जो बाकी बची हुई डिस्ट्रिक्ट थी 20 वो इसको दे दी गई। किस सेक्शन में बात की गई है? सेक्शन 4 में, याद रखना। कल हमने पढ़ा था तो वो विदाउट सेक्शन पढ़ा था कि कौन सी चीज़ कौन सी है, तो अब पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ है जो कौन सी सेक्शन में आ रही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 5 पे। गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ JNK टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो ये बात किस सेक्शन में हुई है कि जो LG को रिप्लेस किया जाएगा गवर्नर के प्लेस पे, तो वो आपकी सेक्शन 5 में हुई थी। ये बात भी हमने कल की पढ़ी है। सेक्शन 5(6) कहता है JNK स्टेट, जो JNK की स्टेट की ऑलरेडी, अब ये बात आती है कि कौन सी सेक्शन में आती है। JNK स्टेट है जो आपकी डिलीट हो गई थी 50th पोजीशन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट से, और नाउ अब 8th पोजीशन है उसकी JNK UT इन यूनियन टेरिटरी लिस्ट में, ठीक है। तो ये सेक्शन 4 में भी स्पेसिफाइड किया गया है कि जो फॉर्मेशन हुई थी आपकी JNK UT की, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद हम जब ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम आपके लिए MCQs लेके आएंगे ऑन टॉपिक JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। और हाँ, ये फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया था, ठीक है। पहले भी फर्स्ट शेड्यूल में था, अभी भी फर्स्ट शेड्यूल में है। पर जो लद्दाख थी उसकी क्या पोजीशन थी? उसकी तो 9th पोजीशन थी ना यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में, क्लियर। और इसमें अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, अमेंडमेंट जो फर्स्ट शेड्यूल में हुई थी, हम इसको भी ये कह सकते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में यही अमेंडमेंट हुई थी, क्लियर। जो कि ऊपर हमने पढ़ा, JNK को 8th पोजीशन दी गई यूनियन टेरिटरी लिस्ट में, और 9th पोजीशन दी गई आपकी यूटी लद्दाख को। पार्ट 3 की बात करते हैं हम। 8th सेक्शन आपका बताता है कि 4th जो शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें अमेंडमेंट हुई। सेक्शन 10 बताता है रिप्रेजेंटेशंस इन हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो जो हाउस थे लोकसभा के, राज्यसभा के, तो 5 सीट्स टू बी सुसेसर ऑफ यूटी ऑफ JNK को दी थी। पहले 6 सीट थी JNK स्टेट में, 5 तो जम्मू कश्मीर को दे दी गई, जो एक बची हुई सीट थी वो दे दी गई आपकी यूटी लद्दाख को, क्लियर। आफ्टर दैट सेक्शन 13, अब 11th 12th इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो कोई बात नहीं। सेक्शन 13 बोलता है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हमने पढ़ी थी कि जो आर्टिकल 239A है वो यूटी ऑफ पुडुचेरी शैल आल्सो भी अप्लाई टू द यूटी ऑफ JNK, सिमिलर रखा गया था पुडुचेरी के साथ। तो ये किस आर्टिकल में बात हुई थी? आर्टिकल 239 में ए में, और सेक्शन कौन सी थी? 13 सेक्शन थी, क्लियर, याद रखना। आफ्टर दैट सेक्शन 14, सेक्शन 14 आपकी कहती है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ JNK, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो कि LG अपॉइंटेड इन JNK UT अंडर आर्टिकल 239, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ JNK, तो इसमें ये बात की गई है, ठीक है। 14 सेक्शन में एक बात और हुई थी कि जो टोटल सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो JNK में टोटल थी 107, ठीक है। तो उसमें से 207 214 के बीच में थी, 114 के, ठीक है, जो इसके बीच में थी, जिसमें से 24 जो सीट थी वो रमीन वैकेंट रखी गई थी POK रीज़न के लिए, ठीक है। सीट जो होगी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो रिजर्व रखी जाएगी ST और SC कैटेगरी के लिए। किस तहत? आर्टिकल सेक्शन के तहत, आर्टिकल 14 सबसेक्शन 6 एज सेम प्रपोर्शन, क्लियर। आर्टिकल सेक्शन 15 आपको बताता है कि LG कैन नॉमिनेटेड 2 वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन दी JNK असेंबली। तो आर्टिकल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो सेक्शन है कितनी वुमेन के लिए जो कि LG नॉमिनेट कर सकता है वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए इन JNK लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो वो आपकी 2 वुमेन है और सेक्शन आपका 15 कहता है, क्लियर। तो ये तो मैं बड़े डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको इतनी डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
तो देख लीजिए, जितना डिटेल से पढ़ोगे उतना क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे एग्जाम में। सेक्शन 16 की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, LA मतलब कि मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वो आपकी एज है 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज 25 ईयर्स। सेक्शन आपका 17 कहता है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वो कितनी है, वो 5 साल रखी गई थी फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड से, ठीक है, जब से काम स्टार्ट हुआ। बिफोर पहले कितनी थी, 6 ईयर होती थी। अब ये एक बात हो रही है, प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो आपकी सेक्शन 17 में बताया जाता है, इशू अंडर आर्टिकल 352, जो कि पहले नहीं था, बाय प्रेसिडेंटल ऑर्डर के थ्रू की जाए। इस चीज़ का मतलब क्या है कि प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का अगर स्टेट में, यूटी में कोई भी दंगा फसाद होता है, कोई वार होती है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपने ऑर्डर पे आर्टिकल 352 को वहाँ पे लगा देंगे, जिसको प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 356 भी होता है, आर्टिकल 360 भी होता है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे किस किस सेक्शन में ये चीज़ें आती हैं। सेक्शन 24 आपका बोलता है ऑथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स, ठीक है। और सेक्शन 27 बोलता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। कुछ रीज़न रखे गए होंगे कि किस तरह से डिसक्वालीफाई किया जाता है मेंबर के लिए, अगर वो कोई ब्रेव कर रहा है या फिर गवर्नमेंट का जो ऑफिस है उन्होंने पैसों के लिए ज्वाइन किया है या कुछ भी कर रहा है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि डिसक्वालीफाई कर सकती थी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। सेक्शन 29 बताता है कि पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ऑथ अफर्मेशंस और व्हेन नॉट क्वालिफाइड एंड डिसक्वालीफाइड, व्हेन डिसक्वालीफाइड किया जाएगा और उसको 500 रुपीज़ का जुर्माना भी किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 30 बोलता है कि पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, जो भी मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स थी, प्रिविलेजेस थे हर एक मेंबर के पास। उनके पास हर एक चीज़ की पावर थी, कोई जो कि उनको दी गई थी, उनके पास पावर थी, बस इतना है। सेक्शन 31 में कहता है कि सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सेक्शन हमें बताता है कि जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, उनको सैलरीज भी तो मिलती है, अलाउंस भी मिलते हैं। तो सेक्शन हमारा कौन सा बताता है, 31 बताता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपने कि कितनी सैलरी मिली है, वो नहीं। सेक्शन 47 बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूटी ऑफ JNK। पहले आपको पता है कि जब हमारी JNK स्टेट थी तो उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया था। अब यहाँ पे बताया गया है कि हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज एनी ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूटी ऑफ JNK। अब आपको पता है कि 2020 में ही 5 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। तो ये करंट अफेयर से आपसे पूछ सकते हैं कि कितनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। तो सेक्शन 51 कहता है कि सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैव सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ। अब सेक्रेटरीट की बात आती है, सेक्शन 51 कहता है कि जो सेक्रेटरीट होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो अलग से होगा। कोई रिक्रूटमेंट करवानी होगी या कुछ कोई ऑफिशियल असेंबली के रिलेटेड कोई काम होगा तो वो आपका सेक्रेटरीट करेगा, ना कि अदर सेक्रेटरीट, जो कि ऐसा होता है। सेक्शन 53 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहता है कि CM विल हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर consisting not more than 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। 10% से ज़्यादा इंक्लूडिंग CM, ठीक है। CM को इंक्लूड करते हुए 10% से ज़्यादा जो कि मेंबर थे जो असेंबली को, उनको नहीं कंसिस्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, उसका भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 2। और अगर जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
तो इससे पहले हमारा एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। आगे आगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने ब्रीफ में पहले की ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि अभी हमें पता चल रही है कौन सी सेक्शन में कौन सी चीज़ आ रही है, तो ये जानना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस डिटेल में भी इसको पढ़ लोगे ना, तो एग्ज़ाम में 2 से जो 3 क्वेश्चन आएंगे ना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 3 से 4। आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, यकीन मानो मेरा। तो आप इसको अच्छे से कर लो। लेक्चर बोरिंग तो लगते हैं, बट है ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, फिर भी पॉलिटिकल साइंस तो होती बोरिंग है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।